इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना, आपका प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। उस सर्किट से, जिस सर्किट के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना, उससे करंट नहीं ले रहा है। प्रैक्टिकली ये वायर जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, लपेटे खाए हुई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोर देन 80% सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। बचा हुआ 20% जिसके अंदर आपका जो पोर्शन बचा है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पोटेंशियोमीटर में सिर्फ आपको क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है, क्वांटिटेटिव आइडिया की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स आपको न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रोसेस समझना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बाकी पिछले वीडियोस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कराया गया है, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन सीपीएससी टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हैं वो सारे के सारे डिस्कस कराए गए हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट है या फिर एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सर कैसा दिखाई देता है नेटवर्क? ये देखो आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम में पढ़ा है, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट है, 4 आप जंक्शन बोल सकते हो। ए और बी के बीच में आपका रेजिस्टेंस R2 जुड़ा है, ए और डी के बीच में R1 एंड डी और सी के बीच में एक स्टैंडर्ड आर्म, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में पहले से पता होती है और काफ़ी सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कितनी रखें। बी और सी के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस जुड़ा है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, अननोन है, ठीक है। बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर का काम होता है उस ब्रांच के अंदर करंट को डिटेक्ट करना, बताना कि करंट है कि नहीं है। अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, ठीक है ना। ये सारी बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपकी ये जो आर्म है यानी कि ए और सी के बीच में हम लोगों ने एक बैटरी को जोड़ रखा है, ठीक है ना, एक बैटरी को जोड़ रखा है जिसे आप सोर्स बोल सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं बैटरी आर्म, इसे हम बोलते हैं बैटरी आर्म, ए और सी को, ठीक है। तो बी और डी के बीच में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म, ठीक है ना। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इन जनरल देयर विल बी करंट फ्लोइंग अक्रॉस ऑल द रजिस्टर एज वेल एज करंट IG थ्रू G इन जनरल केस, ठीक है ना। स्पेशल केस कौन सा होता है अभी आएगा। सारी ब्रांचेस में करंट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बैटरी जुड़ी हुई है तो करंट फ्लो तो होगा ही होगा। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जिसे अपन बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, जब इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहले गैल्वेनोमीटर के अंदर से IG करंट जा रहा था, इस ब्रांच के थ्रू IG करंट फ्लो हो रहा था, तो अब एक बैलेंस्ड कंडीशन आएगी जिस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसी पर्टिकुलर कंडीशन का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। तो अब वो क्या कंडीशन है, क्या वो इक्वेशन है जो हमें बताती है? वो इक्वेशन है कि जब इन रेजिस्टेंस का रेशियो, सर कौन से रेजिस्टेंस का रेशियो? कोई से भी रेजिस्टेंस का रेशियो ले सकते हो, या तो आप लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो राइट वालों के साथ, ठीक है ना। लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो राइट वालों के साथ, जैसे लेफ्ट वाले R2 R4 इनका रेशियो ले लो और इनका रेशियो ले लो। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, R2/R4 इक्वल हो जाएगा R1/R3 के, या फिर ऊपर और नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, यानी कि R2/R1 और इधर से रेशियो लिया तो R4/R3। जब ये बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्यों बोलते हैं? कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से करंट जो है 0 फ्लो करता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है यहाँ से, ठीक है। ये तभी होता है जब ये कंडीशन फॉलो हो रही होती है। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन आ गई इस तरीके से, मान लो कि R4 अननोन था, तो R4 कैसे निकाल लेंगे? R4 विल बी R2/R1 इंटू R3। इन सब की वैल्यू हमें पता होगी, इन सब की वैल्यू पता होगी तो ये निकाल लेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट तो करते हैं, सर इसको यूज़ कैसे करते हैं? एक्चुअली ये आपका प्रैक्टिकल भी है, मीटर ब्रिज जिसका नाम होता है, वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। तो पूछ भी सकता है कि मीटर ब्रिज के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे याद रखोगे? दोनों के पीछे देखो ब्रिज आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। अब मीटर ब्रिज क्या होता है सर? देखो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। कैसा दिखाई देता है? ये देखो डायग्राम आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। होता क्या है मीटर ब्रिज के अंदर? एक 1 मीटर
लेंथ की वायर होती है 1 मीटर, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, जिसके नीचे एक स्केल लगा होता है। अब इन जो ये वायर होती है 1 मीटर की, इस वायर को हम दो क्लैंप, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं ए और सी, जो राइट एंगल पे ऐसे बैंड होते हैं, उनके बीच में अपन एकदम टाइट, एकदम कस के बांध देते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रिप है ए और सी, इनके बीच में एक दूसरी स्ट्रिप लगाई जाती है बी, इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकें। एक जगह आपका अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, मान लो कि R1 क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है आपका, और दूसरा आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम बड़े ही ध्यान से डिटरमाइन करके बाद में पुट करते हैं। दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे रख दिए जाते हैं। अब सर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। क्या करते हैं कि जो बी वाली स्ट्रिप है, यहाँ से एक वायर को ले जाते हुए उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए उसे एक जोकी जे से कनेक्ट कर देते हैं, सर ये जोकी क्या होती है? जोकी आप ऐसा मान सकते हो, ये कंडक्टर है, पेन के जैसा होता है, जिसे आपको उस वायर के ऊपर टच करा के स्लाइड कराना होता है ताकि कॉन्टैक्ट बन सके, सर्किट क्लोज हो सके, इस तरीके का होता है। सर ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप ए से गैल्वेनोमीटर की जो की है उसको टच कराते हुए सी की तरफ जाओगे और अपनी नज़रें कहाँ रखनी है? गैल्वेनोमीटर पे रखनी है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो कहीं ना कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या बन रही है? बैलेंस्ड कंडीशन बन रही है। कैसे बन रही है? ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि डी पॉइंट पे क्या आया आपका बैलेंस्ड कंडीशन आ गई। डी पॉइंट पे बैलेंस्ड कंडीशन आ गई। अब किस तरीके से काम करता है ध्यान से देखिए। डी पॉइंट पे बैलेंस्ड कंडीशन आ गई तो ये रहा कुछ इस तरीके से वायर है हमारा AC और डी पॉइंट पे बैलेंस्ड कंडीशन आ चुकी है। ध्यान से समझना, एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। अब देखो ये वायर है, ऑब्वियसली बात है, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस वायर का यूनिट 1 यूनिट सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस मान लेते हैं RCM। सर कैसे निकालेंगे? मान लो कि आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस है 200 ओम, तो वो 200 ओम रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर का है। कितने का? 100 सेंटीमीटर का। RCM हम क्या बोल रहे हैं? RCM हम बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो 100 का, अगर 100 सेंटीमीटर का 200 ओम है तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 2 ओम। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट दे देगा या इस कंडीशन दे देगा कुछ जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर लेंथ का मेरे को रेजिस्टेंस पता है। मान लेते हैं कि ये L1 डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ। कहाँ? L1 डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ। पूरी जो लेंथ थी वो थी 100 सेंटीमीटर और L1 सेंटीमीटर तक वो बैलेंस हो गया। मतलब बची हुई लेंथ कितनी हो गई? 100 माइनस L1, ऑब्वियस ही बात है, 100 माइनस L1। अब यहाँ पे लेंथ है, मतलब इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सर ये रेजिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, E और D के बीच कुछ रेजिस्टेंस होगा, C और D के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा। हाँ सर होगा। कितना होगा? देखो 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है RCM, तो L1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM इंटू L1। इसी तरीके से 100 माइनस L1 इस पर्टिकुलर लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM इंटू 100 माइनस L1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो D से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये लो, गैल्वेनोमीटर B पॉइंट से जुड़ा हुआ है और B और A के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है स्टैंडर्ड वाला S, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया, और A और C के बीच में जुड़ी हुई है बैटरी। ध्यान से देखो, अगर आप, तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही होगी। कौन सी कंडीशन? कि ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, या फिर इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, यानी कि R ओवर RCM इंटू L1 इक्वल्स टू S ओवर RCM इंटू 100 माइनस L1। RCM से RCM कट गया, ऐसे करो तो S, R की वैल्यू निकालनी थी, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? S ओवर 100 माइनस L1 इंटू L1, ठीक है ना, इंटू L1। कुछ इस तरीके से हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या करना है? बस S हमें पहले से पता होगा, L1 कैलकुलेट करना है और उस फॉर्मूले के अंदर डालना है, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोच के देखो ना कि S की तो हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, S की हम कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना, आपका प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है।
कि S की अलग अलग वैल्यू अपन यूज करेंगे तो हमें L1 की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये L1 है, L1 की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो हर केस में R की वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है ना। फ़र्क इतना नहीं आएगा कि 10 से 20 हो जाएगा, 10 से 10.1 या फिर 10.05 ऐसे कुछ हो जाएगा, तो कुछ एरर आ जाएगा। तो इस एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एरर को कभी जीरो तो आप नहीं कर सकते, बट मिनिमाइज कर सकते हो। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम S की वैल्यू कुछ इस तरीके से चूज करते हैं, S की वैल्यू कुछ इस तरीके से चूज करते हैं कि हमारा जो बैलेंस्ड वाला पॉइंट है वो मिड में आएगा ही, मिड में आए यानी कि L की वैल्यू आसपास रहे किसके, 50 सेंटीमीटर के आसपास रहे, L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के आसपास रहे। इस केस में हमें जो वैल्यू मिलती है वो मोर एक्यूरेट मिलती है, इस केस में हमें जो वैल्यू मिलती है वो मोर एक्यूरेट मिलती है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है, समझ में आ रही है बात। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। एक चीज़ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटर ब्रिज का वायर होता है वो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है। मटेरियल का नाम होता है मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन। क्यों बना होता है सर इनका इसलिए बना होता है क्योंकि इन दो मटेरियल का जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहाँ आया था सर, रेजिस्टेंस वाले में, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये चीज़ आपने पढ़ी थी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो अगर टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज भी आ जाएगा तो रेजिस्टेंस में, वायर के रेजिस्टेंस में उस केस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये दो वायर, फिर से नाम बोल रहा हूँ, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, ये यूज की जाती है। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर करता क्या, सबसे पहले वो देख लेते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, किसके अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी सेल के अक्रॉस, किसी के भी अक्रॉस कर सकता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करेगा, उससे पहले आप पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट समझिए, उसका प्राइमरी सर्किट समझिए। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। प्राइमरी सर्किट के अंदर एक प्राइमरी सेल, जिसे ईपी बोलते हैं, वो जुड़ा होता है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। सर ये वेरिएबल क्यों होता है, ताकि हम सर्किट के अंदर करंट को क्लोज कर सकें। अब इन दोनों के बीच में एक वायर जुड़ी होती है। प्रैक्टिकली ये वायर जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, लपेटे खाए हुई। बट मैं यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसे स्ट्रेट बना रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल जो वायर होती है 5 मीटर 10 मीटर की होती है, ज़्यादा जगह ले लेती है ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उसे बेंड कर देते हैं इस तरीके से। अभी आगे डायग्राम आएगा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ। मैंने मान लिया ये है लेंथ पोटेंशियोमीटर की, तो ये प्राइमरी सर्किट बन गया। आप इसको एक तरीके से वोल्ट मीटर बोल सकते हो। इसकी लेंथ वायर है तो लेंथ इसकी L0 और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लेते हैं कि R0, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वायर का, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हमें पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लो कि सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उस आई की वैल्यू क्या होगी, आई होता है ई ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो ई पी ओवर कैपिटल आर प्लस R0, ये वो करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए बी कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इंटू R0। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस। बट मुझे चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर यूनिट लेंथ। तो L0 लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर VAB है तो यूनिट लेंथ पे यानी कि 1 मीटर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VAB बाय L0। अगर आप 1 मीटर का निकाल रहे हो तो यहाँ पे L0 क्या रखोगे, मीटर में रखोगे। अगर 1 सेंटीमीटर का निकाल रहे हो तो यहाँ पे L0 भी सेंटीमीटर पे रखना, याद रखना। वैसे इन जनरल आपको ये वैल्यू गिवन होती है डायरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं X, नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही है बात, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो सर अब हम क्या करेंगे, कैसे करना होता है, ध्यान से देखिए कि मान लो कि एक सेल है जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, या फिर ईएमएफ कैलकुलेट करना है।
मतलब ये जो दो पॉइंट है इसके एक्स और वाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी एक्स माइनस वी वाई कितना है, वो कैलकुलेट करना है। तो मैं एक्स को ए से कनेक्ट कर देता हूँ वायर से, फिर क्या किया जाता है, इस वाई को जो है एक वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक जोकी से कनेक्ट किया जाता है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, और वो जोकी को ए टू बी स्लाइड कराया जाता है, ए टू बी स्लाइड कराया जाता है। फिर स्लाइड कराते कराते क्या करते हैं, एक अपनी नज़रें गैल्वेनोमीटर पर रखते हैं, एक डिस्टेंस या फिर एक लेंथ ऐसी आती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। मान लें कि वो कितनी है, स्मॉल एल है, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। अब इस टाइम पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी एक्स वाई वो होता है आपका ये एल, और इसको मल्टीप्लाई करा दो एक्स से, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी एक्स वाई, मान लो कि पॉइंट सी है, वी ए सी के बराबर होगा, वी ए सी के बराबर होगा। वी ए सी क्या है, एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है एक्स है, तो एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एक्स इंटू एल। इस तरीके से हम एल कैलकुलेट करेंगे। एक्स हमें या तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी या पहले से हमें एक्स की वैल्यू दी गई होगी, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि लेंथ कैलकुलेट करके हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, बढ़िया बात। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये हमने डिस्कस कर लिया। रेफरेंस के लिए नोट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया ही करना है आपको, क्वांटिटेटिव आइडिया पे नहीं जाना है, यानी कि न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, ठीक है ना। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, सबसे पहला एप्लीकेशन है, दो सेल है आपके पास, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, ठीक है ना। कंपेयर करना है कौन ज़्यादा है कौन कम है, कैसे करेंगे, सिंपल। एक्चुअल सर्किट इस तरीके से आपका एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिखाया गया है। बट ये वही चीज़ है, देखो बैटरी रेजिस्टेंस और ये वायर को ऐसे कर दिया, वायर को ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 मीटर की वायर कर दिया ना, 6 मीटर की वायर कर देंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अपन इससे समझते हैं, ऐसा आए ऐसा बना लेना, काम हो जाएगा। वही सेम चीज़ है, ध्यान से देखो क्या करेंगे। पहला जो सेल होगा उसे ए से कनेक्ट करेंगे, उसका एक एंड, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, फिर उस जोकी से कनेक्ट करेंगे और जोकी को ए टू बी स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते करते वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए। मान लें कि वो पॉइंट कहाँ आया, L1 पे आया, मान लेते हैं कि वो पॉइंट L1 पे आया। अब ये जो E1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, L1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, x L1 अभी सीख क्या है। सेम काम हम E2 के लिए करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ पे A से कनेक्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोकी से कनेक्ट किया और फिर से स्लाइड कराया, तो इसकी मान लो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आया, तब लेंथ बनी L2। तो E2 की वैल्यू क्या बनेगी, XL2, E2 की वैल्यू बन गई XL2। E1 ये आ गया। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो, E1 बाई E2। तो E1 बाई E2 कितना आ जाएगा, XL1 बाय XL2, x से x कट गया, आंसर आया L1 बाई L2। अब सर चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, कंपेयर करना है ना, कौन ज़्यादा कौन कम। तो आपको चेक करना है बस L1 और L2 को। अगर L1 ज़्यादा है L2 से, इट मीन्स आपका E1 ज़्यादा होगा E2 से। अगर L1 छोटा है L2 से, मतलब E1 की वैल्यू भी कम होगी E2 से। सिंपल सा है, कंपैरिजन हो गया। इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर अपने को ईएमएफ का फाइंड आउट करना हो, सेल का फाइंड आउट करना हो, जैसे कि सेल के लिए 3 चीज़ें डिफाइन की थी, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। वो टर्मिनल वोल्टेज इनडायरेक्टली अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी पिछली स्लाइड में सीख क्या है। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए उस पर्टिकुलर बैटरी को आप क्या कर दो, एक एंड को ए से कनेक्ट कर दो, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोकी से कनेक्ट करके स्लाइड करो, एक पॉइंट मिलेगा L1। तो ई की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ XL1, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्योंकि सेल जो है ओपन सर्किट के अंदर है, इसके नीचे मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा। ओपन सर्किट के अंदर आपको पता है, ओपन सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अक्रॉस, वो ईएमएफ के बराबर होता है, तो अगर सेल को मैं क्लोज सर्किट के अंदर डाल दूँ, यानी कि इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दूँ, देन उस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, एंड वो E माइनस आई आर के इक्वल होता है। जहाँ पे I लिखा जाता है E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था।
आपको याद होगा, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया, देखो सर्किट को क्लोज कर दिया एंड इसी पॉइंट को एक्स एंड वाई लिख देता हूँ मैं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। देन अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के क्रॉस मिलेगा। कितना मिलेगा एक्स और वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? एक्स और वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मान लो कि ये L2 पे बैलेंस्ड हुआ, ठीक है ना, इसको मैंने गैलोमीटर से कनेक्ट किया, ज्योति को घुमाया, यहाँ से A to B में स्लाइड करता करता लाया और अपनी नज़रें मैंने कहाँ रखी, अपनी नज़रें मैंने गैलोमीटर पे रखी। गैलोमीटर में जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हुआ मैंने फटाक से L2 नोट कर लिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, VXY मिल जाएगा। अब ये VXY, ठीक है ना, VXY मतलब जिन दो के अक्रॉस जोड़ा गया है उन्हीं के अक्रॉस मिलेगा ना। VXY किसके बराबर होगा, L2 को क्या कर दो, X से मल्टीप्लाई कर दो, XL2 आ गया। अब यहाँ से सर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आराम से निकल जाएगा। VXY को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं VXY को लिख सकता हूँ E माइनस आई आर, तो मैंने लिख दिया इसको E माइनस आई आर इज इक्वल टू XL2। देन मैं I को क्या लिख सकता हूँ, I को मैं लिख सकता हूँ E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू आर इज इक्वल टू XL2। अब देखो स्मॉल r अपने को निकालना है, कैपिटल R हमें पता होगा, E की वैल्यू डाल दो आप L1 के फॉर्मेट में, यानी कि XL1 माइनस XL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू XL2। अब ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें से आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन में आपको स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आप ये चीज़ कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। x से x तो कट रहा है, देखो ये एक स्टेप में और कर देता हूँ, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी इजी टॉपिक है तीनों के तीनों। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, जब हम पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखा होगा गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया है। सर गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वो उस सर्किट से, जिस सर्किट के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना, उससे करंट नहीं ले रहा है। आपका जो वोल्ट मीटर है, आप कितनी अच्छा वोल्ट मीटर बना लो, थोड़ा बहुत करंट ले लेता है, थोड़ा बहुत करंट ले लेता है, लेकिन ये करंट नहीं लेता है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर को आप आइडियल वोल्ट मीटर बोल सकते हो, पोटेंशियोमीटर को आप आइडियल वोल्ट मीटर बोल सकते हो। कोई पूछेगा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, आंसर होगा इनफाइनाइट। साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर की भी वायर आपकी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन की बनी होती है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन की क्यों बनी होती है, बिकॉज अल्फा उनका कम होता है, टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट वेरिएशन आने की वजह से भी हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये बात थी, ये छोटा सा वीडियो था इन तीनों टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको CBSE टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। समझ में आ रही है बात? तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।